अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 4 फ्रॉम फर्स्ट ईयर बुक। चैप्टर 4 वर्क एंड एनर्जी। ये चैप्टर आपका फर्स्ट ईयर की बुक से है, वर्क एंड एनर्जी। सबसे पहले यहाँ पे जो आपसे बात की जाएगी वो वर्क की बात की जाएगी कि वर्क एक्चुअली वर्क को हम डिफाइन करें। सो वर्क इस फार्मूले से ही आप इसको डिफाइन किया जा सकता है। W is equal to F dot D, the product of magnitude of the displacement and the component of the force in that direction, उसी डायरेक्शन में is called work। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का वर्ड यूज हुआ है, नॉट डिस्टेंस। इट मीन्स दैट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज इंक्लूडेड इन वर्क। सो W इज इक्वल टू F डॉट D। इसकी अब सिंपल प्रॉपर्टीज हैं। जहां पे डॉट प्रोडक्ट इंक्लूड हो जाता है वहां पे हमें F D कोस थीटा रिप्रेजेंट करना पड़ता है। सो W इज इक्वल टू F D कोस थीटा। ये आपके पास इसका जनरलेशन आ गया वर्क का। So it is also defined as the dot product of force and displacement D is called work. From the definition of work, we have the following points. The first point is work is a scalar quantity. Work is scalar quantity. The second one is if the angle is less than 90, अगर जो आपका एंगल है जो कि W is equal to FD cos theta में यूज हो रहा है, ये एंगल if the angle is less than 90 then it is said to be positive work। तो जो वर्क है ये पॉजिटिव होगा। वर्क इज मैक्सिमम, और ये तीसरा पॉइंट, वर्क मैक्सिमम होगा व्हेन this angle is equal to 0. So cos 0 is equal to 1 and ultimately the work is maximum. W is equal to FD. ये इस तरह से होगा, W is equal to FD cos theta, और cos theta अगर आपका पास एंगल 0 है so it would be become W is equal to FD, the maximum work. Okay. इसके बाद जब आपके पास आएगा चौथा पॉइंट है कि अगर आपके पास एंगल 90 आ जाता है सो याद रखिएगा उस पॉइंट पे आपके पास वर्क 0 होगा हमेशा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपसे पूछा जा सकता है एमसीक्यू उस पॉइंट में कि अगर उसके एंगल जो है 90 का हो जाए तो क्या होगा। इसकी जनरल एग्जांपल भी इस तरह दी जा सकती है, डैड इफ अ बॉय इज मूविंग विद अ बकेट इन हिज हैंड, अगर इसके हाथ में बकेट है और वो इस तरह ही इसी एंगल से मूव करता हुआ जा रहा है रख के से, तो यहाँ पे इसका जो एंगल फॉर्मेशन हो रही है वो 90 की हो रही है। आपसे पूछा जाए कि यहाँ पे इसने कितना वर्क की दिया और आपके पास वैल्यूज भी, फोर्स की वैल्यू गिवन हो और डिस्टेंस की वैल्यू भी गिवन हो, तो सिंपली अगर आप उसमें उसकी वैल्यूज पुट करके यहाँ से निकाल देंगे तो वो तो गलत हो जाएगा। इट मीन्स डैट अगर आपने वो फ्रेज देखना है कि अगर वहां पे 90 का एंगल बन रहा है तो सिंपली जो आपका वर्क है वो 0 के इक्वल आएगा। तो इफ द एंगल इज 90 सो इट वुड बिकम 0। इसके बाद पॉइंट है इफ थीटा इज ग्रेटर देन 90, अगर जो आपके पास थीटा है वो 90 से ग्रेटर हो जाएगा तो आपका सिंपली जो वर्क है वर्क वुड बिकम नेगेटिव। तो आपका जो वर्क है वो नेगेटिव आ जाएगा। अब वर्क के आपके पास यूनिट्स हैं। एक और पॉइंट जिसका पास इंपॉर्टेंट है, अगर आपके पास एंगल जो है वो 180 होगा, आपके पास जो एंगल है अगर वो 180 आएगा, सिंपली अगर आप इसके बीच में फ्रेज में वैल्यू पुट करेंगे W इज इक्वल टू FD cos theta and this theta would become cos 180 and
तो ये माइनस एफ टी के इक्वल आएगा। मीन्स डैट इसके साथ माइनस का साइन इंक्लूडेड होगा। इफ योर एंगल इज 180, अगर आपका एंगल जो है 180 होगा। ऐसा यूनिट ऑफ वर्क, ऐसा ये यूनिट ऑफ वर्क है वो है जूल्स। सिंपली अगर आप इसके फार्मूले से देखें तो W इज इक्वल टू एफ डी, सो एफ न्यूटन एंड डी मीटर, तो 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर। ये भी आपके पास ये पॉइंट्स हैं जो कि इसके रिलेट कर रहे हैं। अब यहाँ पे डायमेंशंस निकालना भी इंपॉर्टेंट है कि डायमेंशंस क्या हैं। तो इसकी डायमेंशंस जो है, वर्क की डायमेंशन, वो डायमेंशन है ML स्क्वायर वुड बी रिटन इन स्क्वायर ब्रैकेट्स T-2। ये आपके पास जूल्स की डायमेंशन आ गई, सॉरी वर्क। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है वो वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स। अगर जो आपका वर्क हो रहा है वो वेरिएबल फोर्स हो रहा है, मतलब कि फोर्स में वेरिएशन आ रही है, वो पॉइंट्स पे, किसी पॉइंट्स पे ज्यादा है, किसी पॉइंट्स पे क्रिटिकल है, किसी पॉइंट्स पे कम है। तो उसकी एग्जांपल उसने दी है कि फोर्स एक्सर्टेड बाय स्प्रिंग इंक्रीजेस विद अमाउंट ऑफ स्ट्रेच। जैसे ही आपका मतलब कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X है, आप जितना उस स्प्रिंग, ये आपके पास एक स्प्रिंग है, तो जितना आप उसमें स्ट्रेच लेके आते जा रहे हैं, उसी तरह फोर्स जिस तरह उस पर बिहेव कर रही है। तो ये इसका एक फ्रेज है, ये इसकी एक एग्जांपल है। उसके बाद रॉकेट प्रोपल्शन की इसने एग्जांपल दी है कि जैसे वो रॉकेट हवा में, जैसे सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जैसे अर्थ की ग्रेविटी में की रेंज में ज्यादा आता जा रहा है, उस पर वो फोर्स वेरिएट होती जा रही है। तो वर्क डन बाय वेरिएबल, वेरिएबल फोर्स के साथ किस तरह ये वर्क डन होगा, तो इसकी इसने सिंपल फ्रेजेस बताए हमें। सिंपल लास्ट में जो इसके पास अगर आप वर्क टोटल जो देखा जाएगा वो आपके पास आएगा समेशन ऑफ n I is equal to 1 F1 cos theta डेल्टा D1। एक्चुअली इस फोर्स, जब भी आपके पास इस तरह, मेरा काम इसको प्रॉपर डिफाइन करना नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा इसके हिंट दे देता हूँ। जब भी आपके पास वर्क का इस तरह ग्राफ बन जाता है तो आप इसको सिंपली पॉइंट्स में डिवाइड कर देते हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स में, जो कि वर्क आपका वेरिएबल फोर्स से हो रहा होता है। फिर आप इन डिस्टेंसेस को छोटे छोटे नाम दे देते हैं और फिर लास्ट में इनकी समीशन करके उनकी फोर्स और डिस्टेंस को कैलकुलेट करके आप इसका आंसर निकालते हैं। तो बैक एंड पे ये प्रोसीजर हो रहा होता है कि छोटी छोटी लिमिट्स लेके लास्ट में लिमिट डेल्टा डी अप्रोचेस 0 पुट की कर दी जाती है, और इसके लिहाज से इसमें से पूछा जा सकता है। इसमें से अगर कुछ पूछा जा सकता है तो इसमें लिमिट डेल्टा डी अप्रोचेस टू द टोटल एरिया ऑफ द रेक्टेंगल अप्रोचेस द एरिया बिटवीन एफ कोस थीटा एंड डी एक्सिस फ्रॉम टू बी एज शोन इन द फिगर शेडेड। तो ये जो आपके पास एक चीज ये पूछी जा सकती है कि ये जो शेडेड एरिया है तो ये वर्क इक्वल के बराबर होगा, जो आपके पास आएगा तो ये वर्क इक्वल के बराबर आएगा, क्योंकि W इज इक्वल टू एफ डी कोस थीटा के लिहाज से आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। अब दूसरी बात है वर्क डन इन द ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड में जो आपका काम हो रहा होगा वो भी सिंपली इसी तरह आपके पास द स्पेस अराउंड द अर्थ इन विच इट्स ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट्स ऑन बॉडी इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड की आपसे पूछी जा सकती है बात की ग्रेविटेशनल फील्ड जो स्पेस है आपका अर्थ के लिहाज से जिसमें ग्रेविटी इंप्लाई हो सकती है, उस पॉइंट को आप ग्रेविटेशनल फील्ड के लिहाज से जानेंगे। अब वर्क डन अलोंग द पाथ है, बेसिकली जो पॉइंट्स इसमें वही अप्लाई हो रहे हैं जो आपको पहले बता दी गई हैं। थीटा इज इक्वल टू 180, थीटा इज इक्वल टू 90 व्हेन थीटा इज लेस देन 90 एंड व्हेन थीटा इज ग्रेटर देन 90। इसी के लिहाज से आपको वैल्यूज, जब थीटा ग्रेटर देन 90 है तो यहाँ पे पॉजिटिव वर्क, यहाँ पे नेगेटिव वर्क, यहाँ पे आपके पास वर्क 0 होगा और यहाँ पे आपके पास हमेशा -1 के इक्वल आएगा। तो यही चीजें हैं जो आपसे यहाँ पे पूछी गई हैं। इसके अलावा इसमें आपस में अब ये पॉइंट है बहुत लंबा, वर्क डन अलोंग द पाथ ए बी है, और इसको प्रॉपर एक थ्योरी है जिसके लिए ऐसे डिफाइन किया गया। लेकिन लास्ट में अगर आपके पास पॉइंट्स एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये पॉइंट्स आपको याद होना बेसिक है कि ये पॉइंट्स अगर आपको याद होंगे तो आपकी इस चीज में आपके लिए मुश्किल नहीं होगी कि व्हेन थीटा इज ग्रेटर देन 90 देन वर्क इज सेड टू बी नेगेटिव। जब आपके पास थीटा जो है वो ग्रेटर देन 90 होगा आपके पास वर्क नेगेटिव होगा। इसी तरह आपके पास यहाँ पे वर्क पॉजिटिव, आपके पास वर्क पॉजिटिव होगा। और व्हेन थीटा इज इक्वल टू 180 तो आपके पास उसकी वैल्यू -1 में आएगी। व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90, जब आपके पास थीटा है और 90 उसकी वैल्यू पुट हो जाएगी तो इसके पास आपकी जो वैल्यू आएगी वो आपके पास 0 के इक्वल होगी। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रूफ है
ये आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा कि वर्क डन अलोंग a closed path would become ultimately zero. इसको प्रूफ करना काम नहीं है, ये स्टेटमेंट आपको याद होना बेसिक है कि जब भी काम आपका क्लोज सरफेस में हो रहा होगा, क्लोज सरफेस में आपका काम जब भी होगा, आपके पास उसका जो आंसर है वो हमेशा जीरो के इक्वल होगा। मे पॉसिबल है वहां पे आपसे क्वेश्चनिंग में पूछा जा सकता है कि क्लोज पाथ में हमारे पास ये वैल्यूज हैं, इस वर्क में ये हो रहा है, और सिंपली आपको पॉइंट्स डिफाइन कर दिए गए हों ए बी सी, और इनके ऊपर आपको वैल्यूज भी दे दी गई हो, जो कि बहुत लंबा न्यूमेरिकल आपको 5-6 लाइनों का लग रहा हो, लेकिन शुरू में सिर्फ इतने से पॉइंट में बात पूरी कंप्लीट कर दी गई कि वर्क डन इन अ क्लोज पाथ। ये बात करके उसने आपको वैल्यूज भी दे दी हैं ए की, बी की, सी की, और अगर आप सिंपली वहां पे अगर आप इसको सोल्व आउट करने लग गए तो ये छोटा न्यूमेरिकल नहीं है, तकरीबन आपको 5 मिनट ले सकता है इसको सोल्व आउट करने के लिए, लेकिन बात सिर्फ इतने से फ्रेज में खत्म हो चुकी हुई है, वर्क डन इन अ क्लोज पाथ। और जब भी वर्क डन इन अ क्लोज पाथ होगा वो हमेशा जीरो आएगा। तो जो वहां पे चीजें लिखी हुई हैं, एक्चुअली जो आपसे क्वेश्चन स्टेटमेंट होगी वो एज सच इंप्लाई नहीं हो रही होगी, उसके ऊपर आपको देखना पड़ेगा कोई ऐसा क्रिटिकल पॉइंट जो कि आपने पढ़ा और उसके लिहाज से इसका कोई आंसर जो वेरिएट कर जाए। जैसे वर्क डन इन अ क्लोज पाथ के उसने अगर दरमियान में कहीं यूज कर दिया वर्क डन इन अ क्लोज पाथ, एक्चुअली होता क्या, अगर 5-6 लाइंस का अगर आप न्यूमेरिकल पढ़ते हैं, आपको पढ़ने में 1 मिनट से ऊपर टाइम लग जाता है उसको समझने में। तो एक्चुअली वो बैक एंड में पॉलिसी ये हो रही होती है कि अगर आप सिर्फ इतना सा वो फ्रेज समझ लें, क्योंकि स्टेटमेंट समझना ई गाइड की टेस्ट के बीच में बहुत इंपॉर्टेंट है। एंटी टेस्ट में आपको स्टेटमेंट अगर समझ लग जाए तो ये बहुत बेहतर है। जितना वर्क डन हो रहा है उस पर आप अगर एक ही पॉइंट दे दिया गया वर्क डन इन अ क्लोज पाथ, तो आपका अल्टीमेटली वो जीरो हो जाएगा। तो ये थोड़े से क्रिटिकल पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे कि वहां पे आपने किस तरह पेयर होना है, किस तरह अटेम्प्ट करना है उनको। अब आपके पास एक फील्ड है कंजर्वेटिव। अब आपके पास अगला जो टॉपिक है वो है कंजर्वेटिव फील्ड। कंजर्वेटिव फील्ड, द फील्ड इन विच द वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड। वो फील्ड जिसमें आपके पास अगर आप काम कर रहे हैं तो उसमें आपका जो वर्क है वो इंडिपेंडेंट है, आजाद है, किससे, पाथ फॉलोड से, कि वो पाथ कोई सा भी अडोप्ट कर सकता है उस काम को करने के लिए, वो इंडिपेंडेंट है पाथ फॉलोड से। इसकी एग्जांपल जो सबसे इंपॉर्टेंट आपसे कंजर्वेटिव फील्ड की पूछी जा सकती है कि ग्रेविटेशनल फील्ड इज कंजर्वेटिव फील्ड, यस इट इज कंजर्वेटिव फील्ड, एंड द अदर फील्ड इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। तो ये दोनों फील्ड्स जो हैं वो कंजर्वेटिव फील्ड्स हैं। यहाँ पे जो एग्जांपल दी हुई है साइड फ्रेजेस में दिया गया है कौन कौन सी फील्ड्स कंजर्वेटिव फील्ड्स हैं। द फ्रिक्शनल फोर्स इज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, ये बात आपको पॉइंट याद रखना पड़ेगा। जो फ्रिक्शनल फोर्स इज नॉन कंजर्वेटिव। फ्रिक्शनल फोर्स जो आपके पास है वो एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, क्योंकि रफ सरफेसेस पे मूव आउट क्वेरी होती है और कहीं पे भी इसकी वैल्यू वैल्यूएट कर जाती है, क्योंकि पाथ फॉलोड पे ये अडोप्ट हो जाती है। कहीं पे भी रफ सरफेस ज्यादा होती है, कहीं पे कम होती है, उसके लिए ऐसे वेरिएट कर जाती है। सो कंजर्वेटिव फील्ड इज दैट फील्ड, द फील्ड इन विच इज वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड। पाथ फॉलोड से इंडिपेंडेंट होगी, वो आपकी कंजर्वेटिव फील्ड होगी। इसकी एग्जांपल्स में अगर आप कंजर्वेटिव फील्ड्स में देखें, कंजर्वेटिव फोर्सेज में अप्लाई जो हो रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स आपके पास कंजर्वेटिव फोर्स है, इलास्टिक स्प्रिंग फोर्स आपके पास कंजर्वेटिव फोर्स है, एंड द थर्ड वन इज इलेक्ट्रिक फोर्स, ये आपके पास कंजर्वेटिव फोर्स है। सो कंजर्वेटिव फोर्सेज आर conservative forces. The first one is gravitational, the second one is elastic, and the third one is electric. ये आपके पास 3 कंजर्वेटिव फोर्सेस है। इसके बाद आपके पास नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस जो हैं, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस में आपके पास पहली है फ्रिक्शनल फोर्स, कि आपके पास जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। फर्स्ट वन इज फ्रिक्शनल फोर्स, द सेकंड वन इज एयर रेजिस्टेंस, जो कि एयर की रेजिस्टेंस आप पे अप्लाई हो रही होगी किसी भी खास ऑब्जेक्ट पे, वो आपके पास नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। इसके बाद टेंशन इन अ स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग में जो आपके पास फोर्स अप्लाई हो रही है टेंशन की,
वो आपके पास, सो टेंशन इन स्ट्रिंग, एंड द फोर्थ वन इज, जो फोर्थ आपके पास है वो नॉर्मल फोर्स, जो अगर नॉर्मल फोर्स आपके पास है, नॉर्मल फोर्स। फिफ्थ वन इज प्रोपल्जन फोर्स ऑफ अ रॉकेट, फोर्स ऑफ रॉकेट। एंड द सिक्स्थ वन इज प्रोपल्जन फोर्स ऑफ मोटर, मोटर की जो फोर्स अप्लाई हो रही होगी। ये आपके पास कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि आपसे पूछी जा सकती हैं कि क्या ये कंजर्वेटिव है या नॉन कंजर्वेटिव है। तो मैंने जो जितनी यहाँ पे आपकी बुक में डिफाइंड है वो आपको मैंने बता दी हैं कि ग्रेविटेशनल, इलास्टिक और इलेक्ट्रिक फोर्सेस जो हैं वो कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं, और नॉन कंजर्वेटिव में फ्रिक्शनल है, एयर रेजिस्टेंस है, टेंशन है, नॉर्मल फोर्स है, और रॉकेट प्रोपल्जन फोर्स है, एंड द लास्ट वन इज फोर्स ऑफ मोटर। अब आपके पास जो नेक्स्ट टॉपिक है, ये टॉपिक है पावर। पावर को आप सिंपली सिर्फ इतना डिफाइन कर सकते हैं, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। जिस लिहाज से आप काम कर, जिस टाइम रेशियो के लिहाज से आप काम कर रहे होंगे वो पावर है। द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर, वो पावर के लिहाज से। पावर का आपके पास जो फार्मूला है वो है पावर इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। और जो वर्क की रेशियो है आपकी, जो आप कर रहे हो टाइम के लिहाज से, ये आपकी सिंपल आपके पास पावर है। अब इसके बाद पावर की आपकी इंस्टेंटेनियस पावर की एक डेफिनेशन है। इंस्टेंटेनियस पावर को आप किस तरह डिफाइन करोगे? इंस्टेंटेनियस पावर इज अ पावर एट एनी पॉइंट एट एनी इंस्टेंट। इफ वर्क इज एक्सप्रेस्ड एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, द इंस्टेंटेनियस पावर एट एनी इंस्टेंट, एट एनी इंस्टेंट पे जो पावर होगी वो आपके पास कौन सी होगी? इंस्टेंटेनियस पावर होगी। सो पावर इंस्टेंटेनियस would be equal to, limit will be applied, delta t approaches to 0 and delta w divided by delta t। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट जो है ये पावर और वेलोसिटी को रिलेट कर दिया गया है। व्हेन पावर एंड वेलोसिटीज आर रिलेटेड, पावर एंड वेलोसिटी, पावर और वेलोसिटी को जब आपस में रिलेट कर देंगे तो सिंपली जो लास्ट में आपके पास रिलेशन आएगा, हमें पता है, मैं अब प्रूफ कर देता हूं आपको। डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ क्रॉस डेल्टा डी, और पावर में आपको पता है डब्ल्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। इफ यू गोना राइट इट हेयर, पावर इज इक्वल टू एफ डॉट डेल्टा डी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, पावर इज इक्वल टू एफ डॉट डेल्टा डी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। सो डेल्टा डी बाय डेल्टा टी वुड बी इक्वल टू वी, ये वेलोसिटी के बराबर आता है। सो वी गो फाइंड द रिलेशन पावर इज इक्वल टू एफ डॉट वी। ये आपका रिलेशन है पावर का वेलोसिटी के साथ। Hence power is also defined as the dot product of force and velocity। पावर को इस तरह भी डिफाइन किया जा सकता है, तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स और वेलोसिटी जो है वो आपके पास पावर होगी। पावर एक स्केलर क्वांटिटी है, पावर इज स्केलर क्वांटिटी, सेम एज वर्क, पावर इज आल्सो एज स्केलर क्वांटिटी। पावर भी एक स्केलर क्वांटिटी है। इसके ऐसे यूनिट्स आपके पास जो है वो है वाट। ऐसे यूनिट्स आपके पास जिसके हैं वो वाट के हैं, और इसके अगर आप इसके वाट के अगर यूनिट्स निकालें तो वाट किसके बराबर है? सो वाट इज इक्वल टू जूल पर सेकेंड। सो वाट जो है वो जूल पर सेकेंड के इक्वल है। पावर की डायमेंशंस वुड बी इक्वल टू एम एल स्क्वायर टी माइनस क्यूब। डायमेंशंस एम एल स्क्वेयर टी माइनस क्यूब, ये आपके पास डायमेंशंस हैं किसकी? पावर की। एम एल स्क्वेयर टी माइनस क्यूब। अब इलेक्ट्रिक मेजरमेंट्स में जो इसके पावर का यूनिट इस्तेमाल होता है वो है किलोवाट, किलोवाट आवर। जो आपके पास यूनिट इस्तेमाल होगा इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट्स में, इलेक्ट्रिकल पर्पसेस के लिए, जो पावर का यूनिट आपके पास इस्तेमाल होता है वो होता है किलोवाट आवर, KWH, किलोवाट आवर। सो 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको जो याद रखना पड़ेगा, 1 किलोवाट
R इज इक्वल टू 3.6 मेगा जूल। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 1 किलोवाट R इज इक्वल टू 3.6 मेगा जूल, वो 3.6 मेगा जूल के इक्वल होगा। एक और वैल्यू जो आपसे पूछी जा सकती है वो है 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट, कि 1 हॉर्स पावर की जो आपके पास वैल्यू होगी वो 1746 वाट के इक्वल होगी। नेक्स्ट टॉपिक आपके पास है वो है एनर्जी। एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज इट्स कैपेसिटी टू डू वर्क। इसकी कैपेसिटी, काम करने की, किसी भी चीज की कैपेसिटी को डिफाइन करें कि वो कितनी उसकी कैपेसिटी है किसी काम करने की, तो सिंपली इसको आप डिफाइन करेंगे एनर्जी के लिहाज से। तो बेसिक फॉर्म्स जो है मैकेनिकल, इसकी काफी फॉर्म्स है। मैकेनिकल एनर्जी है, हीट एनर्जी है, साउंड एनर्जी है। तो सबसे पहले इसकी जो हम डील यहां पे करेंगे वो है मैकेनिकल एनर्जी। और मैकेनिकल की आगे से दो फॉर्म्स हैं। द वन इज काइनेटिक एनर्जी and the other one is potential energy। आपके पास एक काइनेटिक एनर्जी है और दूसरी जो आपके पास है वो पोटेंशियल एनर्जी है। अब काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन किया जाता है। सिंपली काइनेटिक एनर्जी को जो डिफाइन किया जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी इज एनर्जी ड्यू टू इट्स मोशन, मोशन के लिहाज से होगी। काइनेटिक एनर्जी रिस्पॉन्ड्स विद मोशन। और सिंपली जो इसका फार्मूला आपके पास है हाफ mv स्क्वायर है इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, हाफ mv स्क्वायर। और दूसरी आपके पास है वो है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी ये आपके पास रिस्पॉन्ड करती है हाइट के साथ, हाइट और डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस के साथ। इसका आपके पास जो जनरल फार्मूला है वो है mgh। ये काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी के आपस में डिफरेंसेस है। ओके, अब काइनेटिक एनर्जी से आपसे यहाँ पे एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है कि वेलोसिटी जो है, अगर वेलोसिटी की वैल्यू हम चेंज कर दें, इट मींस दैट वेलोसिटी, अगर पहले वेलोसिटी की वैल्यू को हमने दुगना कर दिया तो अल्टीमेटली आपका काइनेटिक एनर्जी पे क्या फर्क पड़ेगा? तो काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स हो जाएगी। क्यों? क्योंकि 2 का स्क्वायर जब आप लेंगे तो ये 4 टाइम्स इसमें रिलेट करेगी। इसी तरह आप वेलोसिटी कम अगर देखेंगे, वेलोसिटी कम करके देखें तो काइनेटिक एनर्जी पे क्या फर्क पड़ेगा? तो वो 1/4 टाइम हो जाएगी। तो इस तरह आपसे रिलेट करके इससे यहाँ से क्वेश्चनिंग आपसे की जा सकती है। अब पोटेंशियल एनर्जी में, पोटेंशियल एनर्जी की आगे से भी 2 टाइप्स हैं जो कि यहाँ पे डिफाइन की गई हैं। पोटेंशियल एनर्जी 2 टाइप्स हैं। एक है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, gravitational potential energy, and the other one is elastic potential energy. Okay, the energy possessed by a body because of its motion in a force field. In a force field, the energy possessed by a body would be called as gravitational potential energy, और इसके पास जो आपके बेसिक फार्मूला mgh अप्लाइड होगा। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, द एनर्जी स्टोर्ड इन अ कंप्रेस्ड स्प्रिंग। ये आपके पास एक स्प्रिंग है, इसमें जो आपके पास एनर्जी स्टोर हुई होगी, जो एनर्जी स्टोर्ड यहाँ पे आपके पास एक स्प्रिंग में जो ही है, इसको आप नाम दोगे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का। लास्ट में भी यहाँ पे पास आपके पास एक चीज आ रही है, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल के नाम से एक रूल है आपके पास। तो लास्ट में इसको सिर्फ इतना डिफाइन किया गया, द प्रिंसिपल स्टेटेड द वर्क डन ऑन अ बॉडी इक्वल्स टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल क्या है?
वर्क एनर्जी प्रिंसिपल में आपको सिर्फ इतना डिफाइन है, दिस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट द वर्क डन ऑन अ बॉडी, जो भी वर्क डन हो रहा होगा बॉडी पे, इज इक्वल टू इट्स चेंज इन काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, जो भी इसकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आ रहा होगा. सो वर्क चेंज इन एनर्जी, दिस इज नोन एज वर्क एनर्जी प्रिंसिपल. नेक्स्ट टॉपिक जो आपके पास है वो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी है. एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी. The work done by gravitational force, the work done by gravitational force, it means that gravitational force is applied on it. The work done by gravitational force in displacing the object, to displace that object from that position, किसी एक पोजीशन से मूव करके टू इन्फिनिटी, उस पॉइंट को आप उस पॉइंट को मूव करके उस बॉडी से, उस बॉडी को उस पॉइंट से मूव करके आप इन्फिनिटी पॉइंट पे ले जाते हो. वेयर द फोर्स ऑफ द ग्रेविटी बिकम जीरो, उस पॉइंट पर जहां फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी की जो कुवत है वो जीरो हो जाए, दिस वुड कॉल्ड एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी. इसको आप एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी का नाम दोगे. सो आई एम गोइंग टू राइट इट हियर. प्रॉपर डेफिनेशन, द वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, सो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स in displacing a object, in displacing a object from a position to infinity, infinity में आप मूव करवा दें उसे, where the force of gravity becomes zero, जहां भी उसकी फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है वो जीरो के इक्वल आएगी. सो वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स इज ट्रू ओनली नियर द सरफेसेस ऑफ द अर्थ, where the gravitational force is nearly constant. But if the body is displayed through a large distance from a point 1 to n, अगर उस पॉइंट्स को अगर आप चेंज कर देंगे तो वो वर्क जो है वो चेंज हो जाएगा. इट मीन्स दैट अगर आप अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड के करीब करीब कहीं वर्क कर रहे होंगे तो वो कांस्टेंट फोर्स के साथ इक्वलाइज हो रहा होगा. लेकिन जैसे ही उस पॉइंट को आप चेंज करेंगे, उस पॉइंट के साथ आप मतलब कि वो उस पॉइंट चेंज हो जाएंगे फ्रॉम पॉइंट 1 टू, उसका अगर आप मूव कर जाएगा वो पॉइंट अर्थ से, वो इसी तरह मूव करता जाएगा पॉइंट एन तक, वेयर विच इज इन्फिनिटी एंड वेयर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी बिकम जीरो. तो अल्टीमेटली आपके पास जो है वो फोर्स डिफरेंट होगी, वो रिलेट करेगी. और ये जो फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के साथ. ये आपको पॉइंट याद रखना पड़ेगा. एंड एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 ओवर आर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 ओवर आर स्क्वायर. सो लास्ट में जो इसने आपके पास रिलेशन निकाला है एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी का, बिल्कुल लास्ट में जो आपके पास इसने प्रूव करके एक वैल्यू निकाली, फार्मूला जनरेट किया, U इज इक्वल टू माइनस जी एम एम ओवर आर. ये आपके पास एक लास्ट में एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी का एक रिलेशन आ गया. एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी. Okay. When R increases, the gravitational force does negative work and U increases becomes less negative. अब इसी से रिलेट करके वो आपसे क्वेश्चनिंग कर सकता है कि R को चेंज करें तो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी पे क्या फर्क पड़ेगा, M को चेंज करेंगे तो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी पे क्या फर्क पड़ेगा. तो इस तरह आपस में इस तरह आपके साथ रिलेट करके इसकी क्वेश्चनिंग की जा सकती है. एक पॉइंट यहाँ पे जो माइनस साइन यूज हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. माइनस साइन इज यूज फॉर द अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड इज अट्रैक्टिव फॉर द मैस. जो मैस आपका मूव आउट कर रहा है ये इसके लिए अट्रैक्टिव है. दैट्स व्हाई वी यूज द साइन माइनस. ये आपसे पूछा जा सकता है एमसीक्यू पॉइंट में, व्हाई वी हैव यूज्ड द साइन
minus with the absolute potential energies formula U is equal to minus G mm over r square. We use this because U is equal to minus G mm over r square is attractive for the mass m. यहाँ पे सम कुछ वैल्यूज इसके अलावा जब आपके आर डिक्रीज कर रहा होगा, जब अर्थ की तरफ बॉडी मूव कर रही होगी तो वर्क पॉजिटिव होगा एंड पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज, और पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज कर रही होगी. जाहिर बात है आपकी पोटेंशियल एनर्जी क्यों मूव होती है, वो हाइट की वजह से होती है. जो अब आपका पॉइंट जो है वो मूव कर रहा होगा डाउन द अर्थ की तरफ आ रहा होगा तो पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही होगी, वर्क जो है पॉजिटिव आ रहा होगा. इसी तरह रिलेट करके इनसे क्वेश्चनिंग की जा सकती है. अगर आपकी आर की वैल्यू बिल्कुल कम कर दी जाए तो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, ज्यादा हो जाएगी. मैस की वैल्यू चेंज करके इसके साथ आपसे रिलेट किया जा सकता है और एम के साथ रिलेट किया जा सकता है. जिस पॉइंट याद रखिएगा, जिस पॉइंट पे इसको मूव किया गया, इस पॉइंट को एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी को, उस पॉइंट को वो इन्फिनिटी पर है, याद रखिएगा. और इन्फिनिटी पॉइंट वो पॉइंट है जहां पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी बिकम्स जीरो. ओके, थैंक यू वेरी मच.